Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव के हवाले से भी, और आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरह हमने ट्रेडिंग करनी है, मार्केट का अब नेक्स्ट मूव अनकरीब होने वाला क्या है, क्या हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं। तो इसीलिए ये वीडियो बगैर स्किप किए हुए जब आपके पास टाइम हो तो उसी वक्त ही देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये लास्ट वीक जो हमारा गुजरा है 23 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान वो कैसा रहा, और इस दौरान कौन से इंस्टीट्यूट्स नेट बाइंग साइड पर थे और कौन से वो लोग थे जिन्होंने नेट सेलिंग की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेट सेलर रहे फॉरेन कॉरपोरेट्स। अगेन इनका आउटफ्लोज कंटिन्यू है। जिन्होंने नेट सेलिंग की है इस वीक के अंदर 9.87 मिलियन यूएसडी की। दूसरे नंबर पे बैंक्स एंड डीएफआईज हैं जिन्होंने 2.80 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और थर्ड नंबर पे एनबीएफसीज हैं जिन्होंने 0.04 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। अदर देन दीज थ्री बाकी तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स नेट बाइंग और इनफ्लोज के अंदर रहे, जिनमें सबसे हैवी बाइंग कंपनीज की तरफ से देखी गई जिन्होंने बाइंग की है 3.38 मिलियन यूएसडी की। सेकेंड नंबर पे इंश्योरेंस हैं जिन्होंने जो कंटिन्यूसली इनफ्लोज के अंदर हैं जिन्होंने 2.91 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और थर्ड नंबर पे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 2.69 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। म्यूचुअल फंड की तरफ से इनफ्लोज रहे 1.29 मिलियन यूएसडी के। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इनफ्लोज के अंदर रही 1.19 मिलियन यूएसडी के। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इनफ्लोज के अंदर रहे 0.55 मिलियन के, एंड ब्रोकर्स भी नेट इनफ्लोज में रहे ड्यूरिंग दिस वीक जिन्होंने बाइंग की है 0.65 मिलियन यूएसडी की। ऑल्दो अगर आप एफआईपीआई का डेटा भी हम डेली बेसिस पे भी देखें तो हमें उसके ऊपर कोई उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो इस दफ़ा नेट बाइंग जिन्होंने की है वो नेट सेलिंग बाद में आ सकते हैं, जिन्होंने नेट सेलिंग की है वो नेट बायर्स हो सकते हैं। सो एफआईपीआई का डेटा जस्ट चूँकि लोगों की हमारे जो दोस्तों की डिमांड होती है उसकी वजह से हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो है प्राइस एक्शन। इसके बाद हम ज़रा पहले डिटेल में समझते हैं कि मार्केट का मूव अभी तक कैसा रहा है और आगे क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन से वो की लेवल्स होंगे जहां पर आकर हम बहुत तेज़ मार्केट की अब मूव अनकरीब विद इन अ वीक और 2 हम देख सकते हैं, मे बी 3 वीक्स। सो उस पर जाने से पहले अगर आप दोस्तों ने हमारी ये वीडियो देखी हो जो कि 18 अक्टूबर आज से 1.5 महीना पहले मैंने बनाई थी, तो वो ज़रूर पहले हम उसका एक छोटा सा क्लिप पहले देख लेते हैं। और मैं आपको इस बात की तरफ भी जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली ये वीडियो ड्यूरिंग ये जो हमारी वीडियो भी चल रही है इसके बाद ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो क्या है। सो हम पहले इसका एक शॉर्ट वीडियो पहले देख लेते हैं, शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं, देन फिर हम वापस आते हैं। सो हियर यू गो नाउ। तो बेसिकली जो करेक्शन ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से ये करेक्शन चल रही है, एक साइडवेज की है, वो किसी तरफ भी मूव हो सकती है। तो ये जो करेक्शन पैटर्न होता है एबीसी मूव का, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिनमें से एक टाइप होती है जिगजैग पैटर्न, एक होता है फ्लैट पैटर्न, एक होता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल के अंदर फिर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसमें असेंडिंग ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर कॉम्पैक्टिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल होता है,
इस तरह के डिफरेंट तरह के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ट्रायंगल के विद इन ट्रायंगल पैटर्न्स। डायगोनल पैटर्न होता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है। तो बेसिकली अभी ये एक करेक्शन मोड के अंदर है इस एरिया में इंडेक्स। जो अपना एक कोई पैटर्न फॉर्म करेगा तो हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस तरफ की मूव हो सकती है। फिलहाल जब तक कोई पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किस तरफ की मूव अभी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जब एक इम्पल्सिव इलियट वेव की जो इम्पल्सिव वेव होती है तो हम इस पूरी इम्पल्सिव वेव को 5 हिस्सों में भी हमने तकसीम किया हुआ है। और इसके बाद जब करेक्शन आती है तो इसके बाद भी ये चांसेस मौजूद होते हैं कि वो हम देखेंगे किस तरह की करेक्शन और पैटर्न फॉर्म हो रहा है। उस पैटर्न के बेस के ऊपर एक और इम्पल्सिव मूव आगे फर्दर अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरीके से हो सकती है। अभी जो सरदर्द जो है वो ये है कि यहाँ से एक ए पैटर्न फॉर्म हो चुका है, यहाँ से एक बी पैटर्न फॉर्म हो चुका है, अब एक सी पैटर्न की फॉर्मेशन बाकी है। यही सी पैटर्न की फॉर्मेशन हमें डायरेक्शन देगी कि आगे आने वाला मूव किस तरह का है। जी दोस्तों, तो हमने ये देखा कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो एक एलीट वेव की थ्योरी हमने इसमें थोड़ी सी आप दोस्तों को बताई थी और ये बताया था कि अभी मार्केट किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी, ये एक कंसोलिडेशन में जाएगी और एक करेक्शन फेज के अंदर है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो करेक्शन के जो पैटर्न्स होंगे वो अभी तक फॉर्म नहीं हुए हैं और ये फॉर्मेशन या तो जिगजैग पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, फ्लैट पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है, ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती है, डायगोनल या फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकती है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि हमारी आज की वीडियो भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सके। इसके बाद हम ज़रा चलते हैं कि बेसिकली आपको मैं कुछ इस हमारा जो स्टॉक विला का जो मकसद है वो सिर्फ लेवल्स बताना नहीं है, चूँकि हमारी जो आवाम है वो ज़्यादातर कोशिश यही करती है कि उनको सिर्फ जस्ट बता दिया जाए क्या चीज़ बाइंग की जाए, क्या चीज़ सेलिंग की जाए, और वो मार्केट के मोमेंटम को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमेशा लॉस ही उठाना पड़ता है। तो स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से हमारा ये मकसद है कि न सिर्फ ये कि आपको लेवल्स बताए जाएं बल्कि लेवल्स निकालना सिखाया जाए और कुछ न कुछ आप तमाम दोस्तों के लिए ऐसी लर्निंग ज़रूर दी जाए इस प्लेटफॉर्म से जो कि न सिर्फ आपके आने वाली इस अनकरीब जो ट्रेड्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। आज हम इसी हवाले से कुछ थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्टिव भी रखेंगे। हम ये देखते हैं कि बेसिकली ट्रायंगल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो ये भी एक ट्रायंगल ही बना हुआ है, इसके ट्रायंगल के अंदर 3 कोने होते हैं। तो अगर आप ये देखें ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है और एक ये भी ट्रायंगल है। बेसिकली ट्रायंगुलर पैटर्न को हम ट्रेड कैसे करते हैं उसके लिए थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। बेसिकली होता ये है कि प्राइसेस इस ट्रायंगल के इन बिटवीन मूव कर रही होती हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो प्राइसेस इस ट्रायंगुलर पैटर्न से निकलकर आगे की तरफ अपनी मूव बनाती है। अगर वो अपसाइड की तरफ निकलकर मूव बनाए तो हम इसे ब्रेक आउट कहते हैं, और अगर वो इससे नीचे की तरफ निकलकर प्राइसेस नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे तो हम इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो जब प्राइसेस इस बिटवीन होती हैं ट्रायंगल के तो वो एक ख़ास रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रही होती हैं, और कंसोलिडेशन इस वजह से होती है कि वो अपना आगे आने वाला जो मोमेंटम है उसको तेज़ कर सके। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर लेट सपोज प्राइस इस ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर जब ट्रेवल करती है तो अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, यानी ये इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देती है और सस्टेन करती है, तो हम देखेंगे कि बुलिश कंटिन्यूएशन हो जाती है। और अगर ये अपनी सपोर्ट के पास से जाकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का मोमेंटम बहुत तेज होता है और प्राइसेस नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगती हैं।
बिल्कुल यही सेम चीज अगर आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखें तो यहाँ पर भी यही होता है कि रेजिस्टेंस का एरिया बढ़ता जाता है, तो वो या तो रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देकर सस्टेन करती है, तो हम इसे ब्रेकआउट करते हैं और मोमेंटम अप साइड का बहुत तेज हो जाता है। और अगर वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्रॉस करके नीचे क्लोज करती हैं प्राइसेस, तो वो नीचे बेरिश मोमेंटम बहुत तेज हो जाता है और वहां से प्राइसेस बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगती हैं। इसी तरह सेम ये वाले पैटर्न ट्रायंगल के अंदर भी होता है। इतनी चीज समझने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के अंदर जो लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा कि आप वो जरूर देखिएगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अभी क्या मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। हमने ये डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर, एक हम जरा जल्दी से एक रिकैप भी कर लेते हैं ताकि आगे आने वाली बात समझ में आ जाए। तो हमने ये देखा था कि बेसिकली जब उस दौरान हमने उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि एलीट वेव थ्योरी के हिसाब से ये एक इम्पल्स मूव होती है, फिर एक शॉर्ट करेक्शन आती है, फिर एक और थर्ड वेव बहुत तेज होती है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस का ख्याल नहीं करती कोई भी मार्केट और प्राइसेस, और वो बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद एक करेक्शन आती है फोर्थ की, और फिर उसके बाद जो लास्ट मूव बनती है वो बनती है फिफ्थ वेव की, और फिफ्थ वेव के बाद फिर मार्केट रुक जाती है और वो करेक्शन मोड के अंदर जाती है। अगर सेकेंड वेव और फोर्थ वेव के अंदर करेक्शन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, तो जो फिफ्थ वेव के बाद जो करेक्शन होगी वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। सो हमने देखा कि जब यहां से ए फर्स्ट वेव और इम्पल्स मूव आती है, तो जो करेक्शन है उसकी आई सेकेंड की, वो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ दिन के लिए हुई और मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर गई। इसी तरह जो थर्ड इम्पल्स मूव थी उसके बाद जो करेक्शन आई वो फोर्थ की करेक्शन थी, फोर्थ वेव की करेक्शन थी, बेसिकली वो फोर्थ वेव थी और थर्ड की करेक्शन थी। यहां भी करेक्शन बहुत छोटे टाइम के लिए आई और फिर मार्केट अपवर्ड मूव बना दी। सो ये इंडिकेट करता है कि जब फिफ्थ वेव आएगी तो उसके बाद फिफ्थ वेव की कंप्लीशन के बाद जो करेक्शन आएगी, जो हमने अपनी इस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया कि वो करेक्शन जो आएगी वो एक थोड़े लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, वो छोटे टाइम के लिए नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। सो हमने यही देखा कि यहां से जब बहुत तेजी के साथ सेल ऑफ आया तो एक रेंज बाउंड की सूरत हाल हुई मार्केट में, और जब रेंज बाउंड की सूरत हाल इस तरह हुई कि अगर आप यहां पे देखें, यहां पे सिर्फ एक हफ्ते के लिए करेक्शन आई और अपवर्ड मूव बनाया सेकंड वेव के अंदर। इसी तरह यहां पर देखें, यहां पर भी 5-6 दिन की करेक्शन आई और फिर तेजी के साथ मूव बनाया। और इस एरिया के अंदर मार्केट जो मूव बना रही थी और जो करेक्शन ले रही थी, अगर आप ये थर्ड वेव स्पेशली देखें तो वो सिर्फ इंट्राडे बेसिस के ऊपर थोड़ा मार्केट नीचे आती और फिर तेजी के साथ ऊपर चली जाती। हम यही देख रहे थे कि कोई करेक्शन नहीं आ रही, कोई करेक्शन नहीं आ रही। तो बेसिकली ये वेव के बाद चूंकि यहां पर सेकंड और फोर्थ वेव और करेक्शन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, तो अब फिफ्थ वेव के बाद ये जो करेक्शन आ रही है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमने इसी दौरान वीडियो बनाई थी कि आई थिंक हमने ये वीडियो पोस्ट की थी 18 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर को मार्केट यानी 16 तक की हमने बनाई थी, तो मार्केट यहां पर थी। और मैं आप दोस्तों को यही कह रहा था कि ये जो मूव बनेगी अभी पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ, जब पैटर्न कंफर्म फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम एक बड़े ट्रस्ट के साथ और एक अच्छी ट्रेड हम बहुत इजीली कर सकेंगे। वरना हम ये देखेंगे हम कोई चीज़ बाय करेंगे और वो चले जाएगी उसके रेट नीचे, या हम कोई शॉर्ट सेल करेंगे तो वो उसके रेट ऊपर चले जाएंगे। चूंकि इस तरह की करेक्शन की कंप्लीशन उसी वक्त हमें कंफर्म होगा जबकि ये करेक्शन किसी एक पैटर्न की फॉर्म के अंदर होगी। तो अब हम ये एजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस स्टॉक विला को हासिल है कि हमने आपको यहाँ इसी एरिया के अंदर ही बता दिया कि अब क्या पैटर्न की फॉर्मेशन हमें लगती है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें तो हमने डिस्कस किया था कि ये अब पैटर्न क्या है, और अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें।
जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये एक ट्रायंगल किस तरह फॉर्म होता है, तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है। ट्रायंगुलर पैटर्न की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें कुछ टाइप्स हमने उस वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी। अब हम जरा सा आपको समझाते हैं कि ये किस तरह की टाइप है और किस तरह का ट्रायंगुलर है और अब हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली ट्रायंगल जब होता है तो उससे उसकी ये जो टाइप अभी बन रही है वो टाइप बन रही है पीनन ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर मैं आप दोस्तों को दिखाऊं तो अगर आप ये देखें कि ये जिस तरह आपको बताया है कि ट्रायंगल की बेशुमार फॉर्मेशंस होती हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें एक होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक होती है फॉलिंग ट्रायंगल, एक होती है राइजिंग ट्रायंगल और एक होती है इन्वर्टेड वाइडनिंग ट्रायंगल। तो अब इन टाइप में से अभी हमें कौन सी टाइप लग रही है जो ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर आप देखें तो हमें ये लगता है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है तो उसको तो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, बल्कि हम पहले अगर इसी को डिस्कस कर लें सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है। तो आप ये देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस तरह होता है कि जहां पर लोअर हाईज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं। मतलब ये इस बात का कि प्राइसेस एक रेंज के अंदर ट्रेवल करना शुरू करती हैं। जो पहला जो ट्रेंड चला आ रहा था वो रुक जाता है, वो थम जाता है। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन होती है जो कि नीचे की तरफ आ रही होती है, जिसे हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, यानी वो नीचे की तरफ आ रही होती है। उसकी वजह से जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं तो इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे की तरफ आती हैं, और जो नीचे की तरफ से जो सपोर्ट बन रही होती है वो सपोर्ट बेसिकली असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सूरत में होती है, जिसमें जो लोज बनता है, अगला वाला जो लो बनता है वो अपने वाले प्रीवियस वाले लो से अप का लो बनता है, यानी हायर लो फॉर्मेशन होती है। फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन वो इस रेजिस्टेंस जो लाइन, जो डिसेंडिंग लाइन ट्रेंड लाइन होती है, वहां पर जाकर अगेन रेजिस्टेंस लेती है जो कि प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेलती है। और इस तरफ जब नीचे की तरफ धकेलती है तो जो अगला वाला जो हाई यहां पर जो फॉर्म हो रहा होता है वो अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई फॉर्म होता है, जिसे हम लोअर हाई कहते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर मार्केट चले जाती है, और उस नैरो रेंज के बाद एक अचानक मूव आती है विद द वॉल्यूम, और वो किस तरफ भी हो सकती है, जिस तरह हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो वो अगर अप साइड की तरफ निकल जाती है तो हम उसे कहते हैं कि ये ब्रेक आउट है, और अगर यहीं से ही प्राइसेस नीचे की तरफ चली जाती हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन है। ये पूरी फॉर्मेशन जो होती है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हालांकि मेरे लिए बहुत आसान है कि आपको सिर्फ मैं लेवल दे दूं वीडियो में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्राइम कंटेंट है जो कि बड़े हैवी फीसेस लेके सिखाया जाता है, तो जब मार्केट कोई मूव इस तरह की बना रही हो तो मैं ना सिर्फ लेवल्स आपको बताऊं बल्कि ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर भी कर दूं। तो ये आप ही का फायदा होगा अगर आप ये बात चीजें समझ लेंगे। हमने बताया कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, और इसकी निशानी ये होती है कि ये एक लोअर हाइज बनाता है प्राइसेस, और हायर लोज बनाती है, यानी अगला वाला लो प्रीवियस वाले लो से ऊपर का होगा, उससे अगला वाला लो उससे प्रीवियस वाले लो से ऊपर का होगा, और जो ऊपर के जो हाइज बन रहे होते हैं वो अगला वाला जो हाइज होता है वो प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई होता है, वो ऊपर का हाई नहीं होता। तो ये कहलाती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन।
इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली जो शर्त होती है वो क्या होती है, जिस तरह अगर आप यहां पर देखें कि यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि डिसेंडिंग है और जो कि रेजिस्टेंस का काम करती है हमारे लिए, और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन होती है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है जो कि बेसिकली हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही होती है। अब इस सूरत में होता क्या है कि ये कैसे कंफर्मेशन होती है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी एक शर्त ये होती है कि वॉल्यूम शुड स्टार्ट टू डिमिनिश, यानी वॉल्यूम जब मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर आती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए, डिक्रीज होता है। तो अगर आप यहां पर भी देखें तो यहां पर भी वॉल्यूम्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। The breakout should occur with an expansion in volume, especially on upside breakouts. यानी जब ये पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए एक तो जब नीचे की तरफ मार्केट आ रही होती है इस पैटर्न के अंदर, तो एक तो शर्त ये हुई कि वो वॉल्यूम कम होने चाहिए, वॉल्यूम सुकड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि वो जब भी कोई किसी एक तरफ का ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो जाती है, यानी वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, और स्पेशली उस वक्त होता है जबकि ब्रेकआउट्स होते हैं। तो अगर इस पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर अगर हम देखें तो जब यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन को वो छोड़ता है और जो लास्ट हाई लगा होता है उससे ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है और नीचे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हम बेसिकली ये समझते हैं कि अब यहां से ये वाला लेवल ब्रेकआउट का है, और जहां से भी ब्रेकआउट होता है तो उसके टारगेट भी डिफाइन होते हैं कि उसका टारगेट कहां तक का आगे हम कर सकते हैं, कि कहां तक मार्केट जा सकती है बेसिकली। इसी तरह इसकी एक और शर्त ये होती है कि द पैटर्न शुड कंटेन एट लीस्ट 2 लोअर हाइज एंड 2 लोअर लोज, यानी जो प्राइसेस चल रही होती हैं उनके अंदर एटलीस्ट 1 and 2, इसी तरह यहां पर 1 and 2, एटलीस्ट इस एरिया में 2 नीचे हायर लोज लगने चाहिए और 2 ऊपर की तरफ लोअर हाइज लगने चाहिए, और उसके बाद कोई ब्रेकआउट होगा। थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम में, कोई भी टाइम पे ब्रेकआउट होगा, लेकिन एटलीस्ट 2 लोअर हाइज होने चाहिए और 2 हायर लोज होने चाहिए। ये पूरी डिटेल आपको बताने का मकसद ये है कि अब हमें जरा मार्केट की अच्छे से समझ में आएगी कि अब मार्केट किस तरह बन रही है। सो अगर आप देखें कि यहाँ पे जो करेक्शन आ रही है वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल या पेनेंट ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं उसकी सूरत में आ रही है। अच्छा, इसी के साथ अब हम एक और अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, तो अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो ब्रेकआउट अप के होते हैं, विच इज 54%, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन के जो चांसेस होते हैं, जो ब्रेकडाउन के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 46%। यानी इस सूरत में अपवर्ड की मोमेंटम के चांसेस ज्यादा हैं 54%, और नीचे डाउनवर्ड के मोमेंटम के चांसेस कम है कंपैरेटिवली, जो कि हैं 46%। नाउ वी मूव टू आवर चार्ट, और अब इंशाल्लाह आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ये नोट कीजिए कि अभी जो मार्केट की जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह के सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कहते हैं और पेनेंट ट्रायंगल भी कहते हैं, इसके दोनों नाम हैं। नाम को आप छोड़ें, मतलब को समझ लें, आम खाएं गुठलियां गिनना छोड़ें। यहां पर क्या हो रहा है अगर आप नोट करें तो अगर आप ये नोट करते हैं कि यहां पर जो लो लगा है मार्केट का इस करेक्शन के दौरान, वो क्या लो लगा है, वो लगा है 38,568.95 का। अगला वाला जब मार्केट वापस अब
वर्ड मोमेंटम बनाया तो यहाँ पर एक अपना हाई बनाया विच इज 41,922.19। उसके बाद जब मार्केट वापस से करेक्शन के लिए नीचे आती है तो ये वाला जो लो फॉर्म किया है मार्केट ने, वो अपने प्रीवियस वाले लो से अप का लो फॉर्म किया है जो कि है 38,778 के अराउंड। फिर मार्केट अपवर्ड मोमेंटम बनाती है और इस अपवर्ड मोमेंटम के अंदर अगला जो हाई फॉर्म कर रही है वो अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई है जो कि है 41,597। प्रीवियस वाला हाई था यहाँ पे 41,922, यहाँ पर हाई फॉर्म हो रहा है 41,957। फिर अगेन लो की तरफ जाती है और जो यहां पर लो की फॉर्मेशन हो रही है वो होती है 39,314 के ऊपर जो कि अपने प्रीवियस वाले लो से अप का लो है। तो हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो यहां पर फुलफिल हो रही है, जो हमने कहा था कि लोअर हाइज बनने चाहिए और हायर लोज बनने चाहिए। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह की फॉर्मेशन आपको दिखेगी कि यहाँ पर जो हाइज जो बन रहे हैं वो लोअर हाइज हैं और यहाँ पर जो लोज बन रहे हैं वो भी हायर लोज हैं। सो व्हाट नेक्स्ट? अब क्या मूव हो सकती है? अब मूव ये हो सकती है कि मार्केट इसी किसी लेवल्स के करीब यहां से ब्रेक आउट दे, वो मे बी यहां से ना दे, यहां से वापस से रिजेक्शन आए और फिर एक और लो की फॉर्मेशन हो, लेकिन वो लो इस वाले लो से अपवर्ड होना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पैटर्न की फॉर्मेशन इस तरह होती है तो हम बहुत अनकरीब अब देखने वाले हैं कि किसी भी एक लेवल से यहां से ब्रेक आउट हो सकता है या फिर इसी किसी लेवल से नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो अब हमें इस तरह की पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड कैसे करना होता है? तो ट्रेड बेसिकली हमें करना होता है, अगर आप पूछें तो वो हमें करना होता है जब यहां से ब्रेकआउट हो जाए। जब ब्रेकआउट रेजिस्टेंस से ऊपर का हो जाए तो हम यहां पर इस जगह पर एंट्री कर सकते हैं और फिर हमारे लिए आगे आने वाले लेवल्स क्या होंगे, वो जब भी अब अनकरीब जो भी ब्रेक आउट होता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अब इंडेक्स आ रहा है कि, और मैंने आपको ये बताया कि ज्यादा चांस ये होते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड होता है, प्रीवियस ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है? प्रीवियस ट्रेंड हमें दिख रहा है बुलिश। सो जब यहाँ पे करेक्शन और इस ट्रायंगुलर पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो 54% चांस ये होते हैं कि हम किसी भी लेवल से इस रेजिस्टेंस के ब्रेक आउट देखें, और जब इस तरह का और नीचे की तरफ हम भी ये चांस होता है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सके, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं, 46% के करीब के उसके चांसेस होते हैं। अगर आप टेक्निकल मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी भी हमें वेट करना चाहिए और इन लेवल्स के ऊपर बाइंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट को और इंडेक्स को देखते हुए या तो आप सपोर्ट के पास बाय करने का रिस्क ले सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम बनाएगी और यहां पर किसी लेवल से जाकर ब्रेक आउट देगी, लेकिन रेजिस्टेंस के पास आकर आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए। अगर आप डिटेल में देखेंगे स्क्रिप्ट वाइज तो अब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अगर चल रही है तो तमाम के तमाम स्क्रिप्ट ही पॉजिटिव हो जाएंगे, जिस तरह के हमने प्रीवियस अपनी इस थर्ड वेव के अंदर देखा था, बल्कि अब आपको बहुत ज्यादा चूजी होना पड़ेगा स्क्रिप्ट के हवाले से कि वो कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो ब्रेकआउट्स दे रहे हैं और उनके अंदर मोमेंटम
बन रहा है। इसकी इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, तो उसके अंदर फिर अगर आप दोस्त पूछेंगे अपने अपने स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर मैं ज़रूर आप दोस्तों को बताऊंगा कि किन के अंदर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कौन अपनी सपोर्ट के पास हैं, या कौन ऐसे हैं जो अभी भी कंसोलिडेशन के अंदर है। और ऐन मुमकिन है कि अगर कोई ब्रेकआउट इंडेक्स में मार्केट में होता भी है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन की तरफ अगर जा रहा होगा तो उसके अंदर एंट्री नहीं बनेगी। होपफुली ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसी के साथ जरा हम देख लेते हैं कि ये तो हमने बात की डेली बेसिस पे कि डेली बेसिस के अंदर किस तरह की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम आ जाते हैं जरा वीकली बेसिस पे, और वीकली बेसिस पे मार्केट को देखते हैं कि मार्केट क्या कह रही है। मार्केट जो कह रही है वो यही बता रही है कि अभी भी मार्केट यहाँ पर इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन के फेज के अंदर है, और ये कंसोलिडेशन ऑन अ वीकली बेसिस एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि अब जब भी इस बॉक्स से इंडेक्स और मार्केट निकलेगी तो वो एक खास रेंज तक जा सकती है। अगर वो अपवर्ड निकल के क्लोजिंग देगी तो मिनिमम जो हमारा टारगेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली जिगजैग करते हुए हम 45,000 के करीब या 44,500 के करीब एटलीस्ट हम टच कर सकते हैं। और यही अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो मिनिमम हमें नीचे की तरफ 35,000 का लेवल, 35,500 या 36,000 के लेवल्स भी नीचे एक्सपोज हो सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कहाँ तक के ये मैक्सिमम टारगेट्स हैं। चूंकि अगर हम बहुत कंजर्वेटिव रहते हुए भी अगर मैं आपको टारगेट बताऊं तो अप साइड का चांसेस 44,500 के अराउंड में है, और नीचे डाउनवर्ड का जो मोमेंटम है वो मिनिमम हमारे 36,000 के अराउंड, 36,500 के अराउंड भी नीचे मिल सकता है। और ये बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन अगर अभी हम देखें तो एक बहुत चीज हमें क्लियर समझ में आ रही है कि ये इंडेक्स अभी अपनी, एक तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है कोई भी, तो कभी भी इंडेक्स या मार्केट या स्क्रिप्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेवल नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके अंदर बहुत तेज सेल ऑफ होता है। लेट सपोज अगर मैं इसकी मिसाल आपको समझाना चाहूं कि आप यहां पर देखिए कि जब यहां से मार्केट नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम के अंदर थी, तो जब भी वो रेजिस्टेंस के पास आती थी तो फौरन से रिजेक्शन आती थी और यहां पर कंसोलिडेट नहीं होती थी रेजिस्टेंस के पास। फिर जब नीचे करके अपवर्ड मूव भी बनाती थी तो इस रेजिस्टेंस के पास जाकर फौरन रेजिस्ट होकर नीचे की तरफ जाती थी, वो उस एरिया में कंसोलिडेट नहीं होती थी। लेकिन अगर आप अभी देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस, जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है बेसिकली, जो कि 2017 से चली हुई आ रही है, 3 साल हो गए, तो वो अब मार्केट इसी एरिया में ही कंसोलिडेट हो रही है, क्योंकि नीचे से एक बुलिश मोमेंटम चला हुआ आ रहा है। बेसिकली मार्केट ने यहां पर ही ब्रेकआउट दे दिया था 2019 के एंड में, और अपवर्ड ही मोमेंटम मार्केट ने कंटिन्यू रखना था, लेकिन यहां पर कोविड की वजह से क्रैश आया था। वरना अदरवाइज मार्केट अपवर्ड इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से, बेरिश मोमेंटम से ऊपर ही आ चुकी थी एंड ऑफ 2019 ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर। लेकिन अब अगर आप देखें तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट कंटिन्यूअसली जो है वो इसी एरिया में ही कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम प्रीवियस देखें तो इस तरह की बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन हमें आपको भी कहीं नहीं दिख रही होगी। ये एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन तो जरूर दिख रही है, बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन रेजिस्टेंस एरिया के पास हमें नहीं दिख रही, और काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से मार्केट जो है वो इसी रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेवल कर रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए, और यहाँ पर कंसोलिडेट होना ज़रूरी भी था मार्केट के लिए कि इसी एरिया में कंसोलिडेट हो और थोड़े लंबे टाइम के लिए हो। उसकी रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीछे जो करेक्शंस आ रही थी वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, तो जब फिफ्थ वेव आएगी उसके बाद हर सूरत में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसोलिडेशन होना और मार्केट का साइडवेज होना बहुत ज़रूरी है। सो मार्केट अभी एग्जैक्टली उसी ही पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ वीकली बेसिस पे ऑन बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन और डेली बेसिस में हमारे लिए वही पिन एंड या सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन के साथ जाती जा रही है। होपफुली अभी इस वीडियो में हम कोई और इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर आपको बताना चाह रहे हैं कि अब मार्केट की अब आने वाली मूव में भी शायद अगर और भी मार्केट को कंसोलिडेट होना है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि यहाँ से मार्च से लेकर सितंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऑलमोस्ट 7 मंथ से मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में थी, तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स मार्केट को साइडवेज में इसका हाफ पोर्शन जितना एक मोमेंटम था बुलिश रैली का, उसी तरह का एटलीस्ट उसका हाफ मोमेंटम जो है हाफ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को कंसोलिडेशन के लिए जरूर चाहिए था। 2 से 3 महीने मार्केट को जरूर चाहिए थे जो हो रहे हैं। और अब उम्मीद है वो तमाम दोस्त जो कि जिनको मैंने यहाँ से सेल ऑफ करके बाइंग न करने का कहा था और वेट करने का कहा था, अब वो इंशाल्लाह या तो अपनी सपोर्ट के पास विद स्टॉप लॉस के, अगर वो सपोर्ट टूट के नीचे की तरफ जाएगी तो आपको निकलना है, तो या तो वो उसके पास बाइंग कर सकते हैं या वो अब यहाँ पर ब्रेकआउट्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। कुछ हिंट्स मैंने आपको अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी सेक्टर वाइज भी मैं दे चुका हूं, और आप यह देखेंगे कि अब वो वाले सेक्टर्स जो कि मोमेंटम बना रहे हैं आपको दिख रहा है। जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको आईटी सेक्टर का भी बताया था, और बताया था कि जिस तरह अगर आप सिस्टम देख लें, आप टीआरजी देख लें, और लेट्स सपोज हम टीआरजी की ही मूव देख लेते हैं, क्यों इस तरह का तेज मोमेंटम है, तो आप ये देखेंगे, हम यहाँ पर टीआरजी को लगा लेते हैं, तो हम ये देखेंगे जब यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेल ऑफ करके बस बैठ जाएं और अभी आपकी बाइंग नहीं बनती। अब यहाँ से हमने छोड़ दिया और अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मूवमेंट कैसी हो रही थी टीआरजी की। अगर हमने इस किसी लेवल पे बाय नहीं भी किया और हमने छोड़ दिया, तो हमने ये देखा कि यहाँ से एक मोमेंटम बना और यहाँ पर अपना हाई फॉर्म किया, लो फॉर्म किया, प्रीवियस वाले लो से अब का लो था। अब हमें वेट करना चाहिए था कि अब ये यहाँ पर अपने जो रिसेंट इसने हाई बनाया है उससे ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है या नहीं। सो हमने देखा कि इसने इससे ऊपर की जाकर क्लोजिंग दी, तो जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है तो वो इसको एंडोर्स करेंगे कि मैंने कहा था कि अब आप 51, 52 के अराउंड में 49, 50 बेसिकली इसका एक सपोर्ट एरिया था, वहां तक तो ये नहीं आया, 50 तक के करीब आया, 49, 80 तक बेसिकली ये आया था। तो मैंने कहा था कि इन एरियाज के अंदर आप बाइंग कर ले और इस एरिया में अब शॉर्ट सेल नहीं होती, क्योंकि ये जो एक फॉर्मेशन हमें लग रही थी, अगर हमने नीचे का रेट भी छोड़ दिया और हम सिर्फ यहाँ से भी या इस लेवल से या 50 चले इस लेवल से भी अगर हम 52 के लेवल से भी बाइंग करते हैं, तो 52 से लेकर इसने हमें इसी वीक विद इन अ वीक जो हमें प्रॉफिट दिया है वो तकरीबन 15.93%, यानी तकरीबन कोई 16% के करीब का एक वीक के अंदर हमें प्रॉफिट दे दिया। हालांकि अगर आप देखें तो इंडेक्स नेगेटिव था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट के अपना मूव अपवर्ड था तो इसने अपवर्ड मूव बनाया। ये इसी तरह जो दोस्त ग्रुप में हैं तो उनको मैंने बताया था कि सिस्टम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 374 के करीब, 373, 370 के अराउंड में रेजिस्टेंस लेगा और एक दफ़ा ज़रूर 316 के करीब, ये जो हमने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका चार्ट भी शेयर किया था,
और बताया था कि ये नीचे की तरफ आएगा और ये यहीं से ही सपोर्ट लेकर, चूंकि प्रीवियस अपने हाई से अपवर्ड एक इसने बुलिश मोमेंटम बनाकर क्रॉस दिया था और ब्रेकआउट दिया था, तो उसी ब्रेकआउट को जो पहले रेजिस्टेंस थी, पहले रेजिस्टेंस के पास था, से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर अब इसको एज अ सपोर्ट इसने लेना होगा। तो आपने देखे जो मैंने एक टारगेट बताया था 316 का, जो लोग शॉर्ट के अंदर थे तो उन्होंने भी 316 के अंदर क्लोज करना था, तो इस कैंडल ने इसका लो लगाया 315 का और वहीं से ही अपवर्ड मोमेंटम बनाया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप दोस्तों को ये दिखाया है, एक दो चार्ट दिखाए हैं। तो इसी तरह के चार्ट्स आप फाइंड आउट कर लें कि बहुत सारे स्क्रिप्ट इसी तरह के ट्रायंगुलर पैटर्न के फॉर्मेशन के ऊपर जा रहे हैं। एक और जस्ट लास्ट एग्जांपल के तौर पर हम ये देखें कि यहाँ से एक सपोर्ट, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर पिन ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, या तो यहाँ पर रिस्क ले सकते थे, यहाँ पे करीब था कि यहाँ से ब्रेक डाउन बेसिकली इसने कर लिया था, लेकिन मोमेंटम वापस से ऑयल सेक्टर के अंदर आया तो इसने वापस से मोमेंटम की गेन फिलहाल किया, लेकिन अभी भी ये कोई बुलिश रैली के अंदर नहीं है। जब ये इस ट्रेंड लाइन से ब्रेक आउट करके ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन करेगा तो हम फिर देखेंगे कि कुछ अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। वो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे कौन से ऐसे इसके पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए। इसी वीडियो के अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तमाम दोस्त कमेंट करके बताएं कि आप तमाम दोस्तों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह का प्रीमियम कंटेंट मैं और भी आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को दूंगा। जो दोस्त नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त चाहते हैं कि इस तरह का और कंटेंट मैं लेकर आता रहूं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए जरूर लाइक कीजिए, और तमाम के तमाम जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट भी जरूर करें। बाकी मैं इंशाल्लाह एक इसी तरह का हम पहले अपना एक बैच निकाल चुके हैं पहले ही, जिसके अंदर हमने बेसिक और बिगिनर्स के लिए एक कोर्स डिजाइन किया था। उसी तरह के मैं 2 से 3 बैच और निकालना चाहता हूं कि जब एक नंबर्स हमारे पास ज्यादा आ जाए, जो एटलीस्ट बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं जिनको इतना पता नहीं है मार्केट का, तो उनके लिए एक कोर्स हो जाए और नंबर ऑफ पर्सन्स वहां पर बढ़ जाए, तो उसके बाद फिर एक एडवांस भी कोर्स मेरा लाने का इरादा है कि वो सिर्फ वही तमाम दोस्त जो कि हमारे जो बिगिनर्स कोर्स के अंदर शामिल हुए होंगे उनके लिए एक एडवांस कोर्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर मैं लेकर आऊंगा, ताकि वो उनकी कोई भी डिपेंडेंसी जो है वो किसी और के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर ना हो, वो खुद लर्न कर सके और लर्न के बाद अर्न कर सके। लर्न बिफोर यू अर्न। होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करना चाहिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उम्मीद है तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।